जय हिंद फ्रेंड्स। और ये वीडियो हमारा जो है सेकंड पार्ट जा रहा है हमारा क्लाइमेटोलॉजी का। और क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने उस दिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड तक पढ़ लिया था। यानी कि जो हम कंपोजिशन देख रहे थे, बेसिकली जो हमारे एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन है, कौन कौन से गैसेज हमारे मिलते हैं, उसमें हमने आपको उस दिन शायद नाइट्रोजन बता दिया था। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने किसको किसको डिस्कस कर लिया था, नाइट्रोजन यानी N2 को डिस्कस किया था। साथ में हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, यानी जो हमने आपको बताया 78% तक मिलती है, लगभग 80% तक यही कवर करती है। फिर उसके बाद हमने आपको गैसेस में बताया था N2 के बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। O2 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हमारा जो है CO2 को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो CO2 गैस देख रहे हैं, यह सबसे भारी गैस है। इस इस कारण से सबसे निचली परत में मिलती है। इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यह सूर्य यानी यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य यानी परमेबल होती है, और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण अपारगम्य होती है। एक मेम्ब्रेन जैसे मान लो है इस तरीके से, और जो सन की रेज आ रही मान लो, ठीक है, तो सन की रेज को क्या करेगी, ये अपने अंदर आने तो देगी। कौन, CO2 जो है ये आ जाती है, मतलब CO2 जो है विकिरण को आने देगी, लेकिन बाद में वापस नहीं जाने देगी। तो जब वापस नहीं जाने देगी तो ये क्या करेगी, गर्म करेगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी से परावर्तित जो आपकी किरणें हैं उनको वापस नहीं जाने देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इसकी क्वालिटी है। तो अतः यह कांच का घर या पौधा घर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत में। तो ग्रीन हाउस गैसेज को याद करने का ट्रिक तो हमने उस दिन शायद बताया था आप लोगों को। हमने ये बताया था कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको हम कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक हमने आप लोगों को बताई थी। और अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग याद रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक होती है कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेज को याद करें, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है चैम्प, है ना। तो जो चैम्प होता है ना, इसमें आप देखते हैं जो हमारी बेसिकली क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनमें C स्टैंड्स फॉर CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है ना, HFC जिसको हम लोग बोलते हैं HFC, है ना, HFCs। और फिर हमारा जो A होता है वो अमोनिया होता है, यानी कि हमारा ये होता है NH3, ठीक है। तो ये होती है NH3 यानी अमोनिया होती है। फिर अगर हम बात करें जो हमारा M है, M जो है वो आप जानते हैं, M जो रिप्रेजेंट करता है मीथेन को। और मीथेन जो होती है ना, इसी को मार्स गैस कहते हैं और इसको CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने P स्टैंड्स फॉर, आपको पता होना चाहिए, P जो है पर फ्लोरो क्लोरो कार्बन, है ना। तो PFCs होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और उसकी किस लेंथ पर पाई जाएगी, कितनी हाइट पर, ये सब हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे ओजोन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में इसका जो परसेंटेज होता है वो 0.0006% होता है। अब देख रहे हैं ओजोन की अगर हम बात करें तो थ्रू इट इट इज प्रेजेंट इन दी इन वेरी लेस अमाउंट, ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, एटमॉस्फेयर का, है ना। फिर कह रहा है कि इट एक्ट्स, है ना, फिल्टर एंड एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है इनको ये क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, और इनको आने से रोकता है। अगर ये आ जाते हैं, मान लो अगर स्पॉट्स पड़ गए O3 लेयर में, O3 लेयर बोले तो आपका जो आपकी ओजोन परत है, अगर इसमें स्पॉट्स पड़ गए तो ये सन की रेज आ जाएंगी आपके जो है मेन लैंड पे। तो उससे क्या होगा कि आपके जो स्किन कैंसर वगैरह है, ऐसी डिजीज यहाँ पर होने वाली है। तो इसलिए ये अल्ट्रावायलेट रेज रीच ऑन द अर्थ एंड सरफेस, दे मे कॉज स्किन कैंसर एंड अदर डिजीजेस। तो ये क्या कर सकता है, आपको डिजीज पैदा कर सकता है, लाइक आपको स्किन कैंसर जैसी डिजीजेस को पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो तो ज्यादा बेहतर है ना। आगे देख रहे हैं हम, a layer this is gas is found in a lower part of the stratosphere। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। जैसे जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो बेसिकली हमारी जो लेयर्स हैं, तो 5 लेयर्स हैं हमारी, है ना। और इनको तैयार करने के लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था। हम और निमोनिक इसको याद भी रखने की जरूरत होती है। निमोनिक क्या होता है, हाउ टू रिमेम्बर द लेयर्स। तो हम लोगों ने बोला था कि भाई सबसे पहले हमें ई याद करना है, ई, है ना। ई के बाद हम लोग पढ़ेंगे आई, फिर हम पढ़ेंगे एम,
फिर पढ़ेंगे एस, फिर पढ़ेंगे टी। तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है ना, ट्रोपोस्फेयर है ना। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। फिर हमारा मेसोस्फेयर होता है ना, मेसोस्फेयर। फिर आपका आयनोस्फेयर होता है, ठीक। फिर आपका एक्सोस्फेयर होता है, यानी जो सबसे अपर लेयर है वो एक्सोस्फेयर कहलाती है। फिर आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको O3 लेयर देखने को मिलती है। जो O3 लेयर है ना, इसकी अगर हम प्रेजेंट में अगर देखें तो 15 से 50 किलोमीटर की हाइट पर देखने को मिलेगी। इट इज डेंसली फाउंड इन बिटवीन दिस, तो इतनी हाइट पर ये देखने को मिल जाएगी। आगे कह रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज्ड बाय द जेट एयरप्लेन्स, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC वगैरह जो है आपके, या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है यूज्ड रिलीज्ड बाय द एयर, है ना। एयर कंडीशनर्स, जो हमारे घरों में एयर कंडीशनर्स रेफ्रिजरेटर्स वगैरह लगे होते हैं, इनसे निकलती हैं, और ये बहुत हार्मफुल इस लेयर के लिए होती हैं, O3 लेयर के लिए। इसीलिए क्या हुआ, जो है मॉन्ट्रियल, ये कनाडा का प्लेस है मॉन्ट्रियल, 1987 में एक वहां पे जो है बैठक हुई, और ये कहा गया कि भाई आगे फ्यूचर में हमारा जो है, हमें जो ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है उसको बंद करना है, रोकना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक बैठक करेंगे, और बैठक में क्या होगा, ओजोन, सारे कंट्रीज जो है ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है उसकी कंसर्न को लेकर के लोगों ने चीजों को देखा। और 16 सितंबर को हम लोग इसीलिए क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोग काफी ज्यादा क्या हो, आप कह सकते हैं मैक्सिमम लोग क्या हो, इससे अवेयर हो, और ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोका जा सके। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हो। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो आप आसानी से आंसर इसका दे पाएंगे। अब देखिए यही वही चीज आपकी यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है कि ओजोन लेयर एक ऑक्सीजन का ही विशेष रूप है, वायुमंडल की अधिक ऊंचाइयों पर अत्यंत न्यून अवस्था में पाया जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित रहता है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कमी होने से आप देख पा रहे हैं कि पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच सकती हैं, और ये एक प्रकार से भयानक कैंसर जैसी डिजीज को जन्म दे सकती हैं। यहाँ तक आपने देख लिया ओजोन के बारे में। अगर हम आगे देखें तो विशेष रूप से ओजोन का ही एक रूप है अधिक ऊंचाई पर, वही चीज देखो यहाँ पे रिपीट कर दी गई है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम बढ़ेंगे, वाटर वेपर की बात करेंगे। वाटर वेपर बोले तो आपका H2O जल, है ना, यानी वाटर वेपर H2O, है ना, जल। तो ये जो वाटर वेपर है इसको हम अगर देखें तो द वाटर वेपर कंटेंट एटमॉस्फेयर रेंजेस बिटवीन 0.4% बाई वॉल्यूम। द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ये बात याद रखना, जो हमारा बेसिकली क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम वायुमंडल में अगर हम देखें तो जो जलवाष्प है वायुमंडल में प्रति आयतन में इसकी इकाई जो है 0.0 से 4% तक होती है। और अगर हम बात करें इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में डिक्रीजेस होगा इसका, यानी ये जो है कम होती जाएगी। तो वाटर वेपर के साथ क्या है, कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू टुवर्ड्स पोल। अगर हम मान लो इस तरीके से मान लो ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री है। यहाँ से अगर हम पोल की तरफ जाएं, है ना, नॉर्थ पोल है मान लो, ये साउथ पोल है। तो अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं ऊपर की तरफ, तो ये वाटर वेपर में क्या होता है, डिक्रीज होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वाटर वेपर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो रिमेंबर द थिंग्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है द कंटेंट ऑफ द वाटर वेपर इन द मॉइस्ट ट्रॉपिकल एरियाज इज अबाउट 4%, डिजर्ट पोलर रीजन इज 1%। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, उसने कहा कि वाटर वेपर का जो मात्रा है ट्रॉपिकल एरियाज में क्या है 4% तक है, लेकिन अगर डेजर्ट और पोलर रीजन में चले जाएंगे तो ये 1% हो जाती है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, चीजों को और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, है ना, डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट आल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन खूब बनाता है। वो क्या करेगा ना, 4 ऑप्शन बना देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, ऐसे पूछ क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको थ्योरी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, है ना, यानी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग आल्सो, है ना, हाफ
of total amount of the water vapor present in the atmosphere is contained up to the height to 2000 मीटर। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना होता है कि 2000 मीटर की जो आप ऊंचाई देख पा रहे हो यहाँ पे, वहां पर जाकर के क्या होता है, जो हमारा हाफ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में कन्फाइंड हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आगे लिखा है लाइक जीरो, जो आपका बेसिकली CO2 होती है, वाटर वेपर आल्सो प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस बाय ट्रैपिंग बाय द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल आपका रेडिएशन। तो 0.03% वाटर ऑफ हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम बेसिकली क्लाइमेटिकली देखें तो वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, जलवाष्प की कुल मात्रा अधिकांश भाग जो है 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, और विषुवत ध्रुवी रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो जलवाष्प की में मात्रा में कमी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। तो वाटर वेपर भी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है रिलीज करता है या उत्पन्न करता है। आगे आप देख पा रहे हैं वह विकिरण उष्मा को सुरक्षित रखता है या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वाटर वेपर क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ये बात आपको याद रखनी है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि जल मंडल का कुल 0 पॉइंट कितना 035% जलवाष्प के रूप में सुरक्षित है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं, आप जानते हैं, जो जैसे मान लो धूल के कण हैं, डस्ट है, या फिर समुद्री नमक है, सूक्ष्म मिट्टी के कण हैं, धुएं के कालिक है, राख है, पराग है, धूल और उल्कापात कण बेसिकली शामिल होते हैं। मुख्यतः अगर हम वायुमंडल के निचले स्तर की बात करें, यानी क्षोभ मंडल की बात करें, तो वहां पर ये पार्टिकुलेट मैटर्स पाए जाते हैं। यानी सबसे नीचे जो है वो क्या है, ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर के आसपास ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं, डस्ट वगैरह। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इंक्लूड डस्ट पार्टिकल्स, है ना, साल्ट पार्टिकल्स, पॉलन होते हैं, स्मोक टू सूट होते हैं, और आपके वोल्केनिक एसेस होते हैं। आप देख पा रहे हैं दीज पार्टिकुलर्स दो पार्टिकुलेट्स आर मोस्टली फाउंड इन दी लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड मोर इन द सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई दैट हेल्प इन the formation of the water droplets, clouds, various forms of condensation or precipitation. These particulates helps scattering of solar radiation which adds varied, है ना, और आपका charming color and red orange sunrise sunset. The sky appears blue in the color due to the selective scattering of the solar radiation dust particles. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ध्रुवीय और विषुवत रेखीय प्रदेशों की उपेक्षा अगर हम उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में देखें तो वहां धूल के कण अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे, और आपको अभी नीचे हम अभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे कहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पड़ता है। अभी इसके लिए मैं तुमको फिगर दिखाता हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फिगर मेंटेन किया हुआ। अगर आप फिगर देख लेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे ये आगे हम चैप्टर में पढ़ाएंगे। बेसिकली ये देखिए इस तरीके से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की जब बात करते हैं तो इक्वेटर रीजन ये हो गया, लोअर इक्वेटर रीजन ये इक्वेटर हो गया, सब ट्रॉपिकल ये हो गया, और सब पोलर ये हो गया। सब पोलर ये है, ये सब ट्रॉपिकल है। तो यानी यहाँ पर आपको डस्ट पार्टिकल दबा के मिलने वाले हैं, यानी अच्छी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात हम यहाँ पर समझा रहे थे। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। तो आप अपना आगे बढ़ते हैं और चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ ये धूल के कण आर्द्रताग्राही नाभिक संघनन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, है ना। तो उत्पत्ति का मतलब जलवाष्प संघनित करके, या संघनित मतलब कंडेंसेशन करके और वर्षण की विभिन्न रूपों का कारण बनते हैं। जैसे मान लो छोटे छोटे, जब जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है, ठीक है।
तो ये वाटर बॉडी ऊपर ड्रॉपलेट्स में ऊपर जा करके आसमान में जाएगी, यानी यहाँ पे जब वेपराइजेशन होगा तो छोटे छोटे जल के कण ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स मिल गए तो वो कण क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे और वाटर के रूप में नीचे बरस जाएंगे। तो ये प्रेसिपिटेशन या फिर आपके बारिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो जाता है। इनके मतलब इनके द्वारा बारिश भी करवाई जा सकती है। तो ये आप चीज समझ लें। धूल के कण सूर्य ताप को रोकने और उसे परावर्तित करने में भी कार्य करते हैं। आप जानते हैं इनसे सूर्य की किरणें टकरा करके वापस लौट जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश में लाल और नारंगी दृश्यों का निर्माण करता है। तो आप देखेंगे जब सूर्यास्त हो रहा होता है और जब सूर्य निकलता है उस दौरान लालिमा छाई है। तो लालिमा क्यों छाती है, यही कारण है, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और मत भूलो मेरे बच्चे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज किसने करी थी बताओ। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो घटना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है ये सबसे पहले किसने दिया था, तो ये देने वाले हैं आपके सीवी रमन। सीवी रमन सर हैं, सीवी रमन। और आप जानते हैं इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, रमन इफेक्ट के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज भी जो मिला था, सॉरी बेटा, नोबेल प्राइज अगर हम बात करें, नोबेल प्राइज मिला किस फील्ड में था, तो नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी यानी फिजिक्स के फील्ड में। याद रखिएगा, फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में एशिया का पहला नोबेल प्राइज गया था सीवी रमन सर को, और ये गया था 1930 में। तो याद रखिएगा 1930 का पहला, इवन नॉट इंडिया आल्सो, इट इज फर्स्ट इन एशिया आल्सो। तो ये सीवी रमन। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आप जानते हैं समुद्र का रंग नीला होता है, आसमान का रंग नीला होता है। इसका कारण क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। छोटा सा बच्चा है, बचपन में अपने माता पिता के साथ घूमने जाता है समुद्र के किनारे, है ना, क्योंकि साउथ इंडिया में पैदाइश हुई है। तो होता क्या था, बच्चे से पूछता था अपने पिताजी से कि भाई पिताजी ये जो है समुद्र नीला क्यों दिख रहा है। तो पिताजी राइट आंसर नहीं दे पाते थे, तो इन्होंने मन में ही सोच लिया था कि अपन क्या करेंगे, आगे चल करके इसका पता लगाएंगे आखिर क्यों स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। और वो चीज इन्होंने कंफर्म कर दी थी आगे जाकर के। तो वो चीजें हम आपको बताएंगे बाद में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धूल युक्त कोहरा धूल कणों की उपस्थिति में घना धुंध ही है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो फिनोमिना है, इसको समझने के लिए आपको जो है टिपिकल क्लाउड ड्रॉपलेट्स की बात कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली कुछ बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है ना, कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, न्यूक्लियाई क्या है, वो सब समझाया गया है। यहाँ पे आप सनलाइट देख रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, स्कैटर, और यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिल रही है। ये फिनोमिना काफी इंपॉर्टेंट है, सनलाइट के द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसको आपको समझ लेना पड़ेगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की संरचना। बेटा ये जो टॉपिक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो हम आप देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको समझने के लिए आप अगर इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका एनडीए में मान के चलिए कंफर्म है, एक क्वेश्चन एनडीए में पूछता है, और एक क्वेश्चन आपका लगभग आपका सीडीएस में तो 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि इस साल यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, मे भी इस बार क्वेश्चन बनाए। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का संरचना क्या है। तो आप देख रहे हैं अबाउट 99% वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंफर्म्ड टू द हाइट ऑफ ओनली 32 किलोमीटर। यानी 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कन्फाइंड हो जाता है, उसका जो वेट जो हाइट है बेसिकली कितने हाइट पर, वो बेसिकली आप देख पा रहे हैं 32 किलोमीटर। यानी 32 किलोमीटर पर अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि 32 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है कि जो वायुमंडल है वो सीमित रहता है 99% तक। तो यद्यपि अगर हम देखें तो विस्तार 10,000 किलोमीटर का है, ऊंचाई तक मिलता है, लेकिन जो वायुमंडल का है वो 99% 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। वायुमंडल 5 जो है संस्तरों या फिर आप कह सकते हैं विभिन्न स्तरों से बना हुआ है। तो जो एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी लेयर्स हैं, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या देंगे, आपको आंसर देना है कि देयर आर 5 लेयर्स। तो कौन कौन सी 5 लेयर्स हैं, कैसे इसको याद करेंगे, उसको कैसे मेमोराइज करेंगे, वो पॉइंट्स हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको बस हमारा एक फॉर्मूला याद रखना है, एक निमोनिक याद रखना है। और वो निमोनिक लगभग हम हर क्लास में आपको बताते रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट निमोनिक है। अगर हम याद रखें, नीचे से चले या ऊपर से चले, ई आई एम
एस टी, तो जहाँ पे टी स्टैंड फॉर ट्रोपोस्फेयर। बहुत बार एनडीए ने इसका बस खाली सीक्वेंस पूछ लिया है भैया, है ना, ट्रोपोस्फेयर, ठीक। और एस स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, तो स्ट्रेटोस्फेयर। और एम स्टैंड फॉर मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। फिर आई स्टैंड फॉर आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है। और ई एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, है ना। ये हमारे 5 लेयर्स हैं। अब बात आती है इन लेयर्स को अच्छे से समझ लेना, हर संस्था की क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लेना। यही मेन आपका एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। तो हम लोग सीधा चलेंगे और टॉपिक को लेट लतीफ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि जो वायुमंडल है बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, एंड ट्रोपोस्फेयर के ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट देखो लिखा है, इट इज द लोअर मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, है ना, ऑफ द एटमॉस्फेयर, एज ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना इज अकर्ड इन दिस लेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर है ना, वहां पे जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, फिनोमिना जो वेदर को लेकर के, मौसम को लेकर के, सब वहां पर होती हैं। चाहे वो बिजली का कड़कड़ाना हो, यानी थंडरिंग ऑफ लाइट हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, पौधों के द्वारा भोजन बनाना हो, चाहे वो आपका बारिश का होना हो, ये सब आपके किस लेयर में हो जाते हैं? ये सारे आपके जो फिनोमिनाज हैं वो आपके बेटा हो जाते हैं किसमें? जो है आपके जो सबसे लोअर आपकी जो सबसे नीचे की जो लेयर है जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसमें मनुष्य रहता है, वो लेयर। अब आगे आगे देखो लिखा है, द एवरेज हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 60 टू 80 18 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट होती है। इक्वेटर पे 6 से 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स। फिर आप देख पा रहे हैं, इन द लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर। अब इस पॉइंट को समझ लो सब लोग। देखो कह रहा है, ये पॉइंट समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 6.5 डिग्री सेल्सियस 1000 मीटर, दिस रेट डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है अभी समझ में आ जाएगा, पहले हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर सबसे कम तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये बात याद समझ में आ गई कि जो ध्रुव है, पोल है, वहां पर ये 8 किलोमीटर ऊंचाई पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर 0 डिग्री पर, वो 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। किसकी किसकी? आपके ट्रोपोस्फेयर लेयर की। फिर आगे कह रहा है कि इस मंडल में 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर औसतन जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होता है, यानी कमी होती है। फिर आप देख पा रहे हैं, इस सामान्य ताप पतन दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, या मौसमी विक्षोभ जो आपकी गतिविधियां हैं उसको उसके लिए जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आप देखो यहाँ पे जो फिगर बना है, इस फिगर को अच्छे से समझ लो, किस लेयर में क्या होता है। एग्जोस्फेयर में आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह यहाँ पे सेट किए जाते हैं, है ना। और आप देखेंगे जो एंटीना वगैरह, कभी कभी आप टीवी देख रहे होते हैं और सिग्नल चला जाता है। सिग्नल कहाँ से? यही तो आपके यहाँ पे जो आपके उपग्रह यानी सैटेलाइट लगे हुए हैं आर्टिफिशियल, यही जो है आपको सेट करते हैं वहां से। तो अब सबसे नीचे वाले लेयर में आओ। पहले अर्थ देखो, यहाँ पर है, अर्थ के जस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है। तो लाइटनिंग भी हो रही है, क्लाउड बन रहे हैं, रेन हो रही है, सारे जो आपके पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो लेयर है वो बेसिकली क्या है, सारी जो गतिविधियां हैं मनुष्य की वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बिजली हो, मेघ हो, वर्षा हो, क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगी पृथ्वी की सतह के पास। 8 किलोमीटर ऊंचाई ये कहाँ पर है इसकी? इक्वेटर के पास है। और 18 किलोमीटर ये पोल पे जाकर हो जाती है। इसके ऊपर मिलता है तुम्हारा मौसम एकदम साफ, ट्रोपोस्फेयर का मौसम इतना साफ होता है भाई, वेदर बैलून वगैरह यहाँ पे उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, क्योंकि मौसम साफ होने के कारण यहाँ पे इट इज बेस्ट फॉर द फ्लाइंग जेट या फ्लाइंग एरोप्लेन।
तो एरोप्लेन को परीक्षण करने के लिए बहुत अच्छी ये जो आपकी लेयर मानी जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया बादल नहीं होते हैं, देयर इज नो क्लाउड एंड आल्सो देयर विल बी नो एनी जेट सॉरी जो जो बेसिकली क्या है आपका धुंध वगैरह नहीं होती, तो अच्छे से इसमें उड़ाया जा सकता है, बेस्ट फॉर फ्लाइंग। तो आप देख रहे हैं मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर में आप देख रहे हैं ये मध्यमंडल 50 किलोमीटर के ऊपर 80 किलोमीटर के नीचे मिलेगा। फिर हमारा जो बेसिकली आता है तीसरा वाला, इसको आप कह रहे हो आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में देख रहे हैं मिटियोर्स मिलते हैं, उल्का पिंड है ना, उल्का पिंड गिरते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पे आयनोस्फेयर में रेडियो वेव्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से बहिर्मंडल में आप जानते हैं, एक्सोस्फेयर में आपको तो पता ही है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा। ये लेयर्स को हमने डिस्कस कर दिया है कि सॉरी ये हाँ ये एक्सोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। और आप देख पा रहे हैं ये 20 किलोमीटर की, ये 50 और ये 85, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर है। अब बात क्या होती है, कह रहा है कि यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। अब ये किसकी बात हो रही है, ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी समताप सॉरी ट्रोपोस्फेयर मतलब जो है आपका क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की अपन बात करेंगे सबसे पहले। तो क्षोभ मंडल में क्या लिखा है, इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर ऊंचाई है ना, विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर, लगभग 18 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, क्षोभ मंडल पर तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस है। यानी क्षोभ मंडल में तापमान की जो गिरावट की दर है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस है, अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप देख पा रहे हैं 6.4 डिग्री सेल्सियस है। और आप जानते हैं कि बादल, थंडरिंग ऑफ लाइट, वर्षा, रेन और संवहन, कंडेंसेशन, संवहन धाराएं सीमा तक सीमित होता है, इसीलिए इसको अधोमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित है, इसलिए इसको अधोमंडल भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में इतना अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे का पोर्शन है मानी ट्रोपोस्फेयर के बाद में जो आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आप लोग देखो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि टेम्परेचर रिमेन सस्टेन स्टेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द लेयर, सडनली स्टार्ट चेंजिंग आफ्टर द हाइट ऑफ द 20 किलोमीटर। यानी आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है बेसिकली टेम्परेचर रिमेन स्टेबल रहता है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ दिस लेयर बट इट सडनली, शुरुआत में तो स्टेबल रहता है लेकिन सडनली क्या होता है, स्टार्ट चेंजिंग आफ्टर द हाइट ऑफ द 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पर जाएंगे तो इसमें कुछ है वेरिएशन देखने को मिलने लगेंगे। दिस सडन चेंज टेम्परेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर which absorb the ultraviolet radiation. This layer of the atmosphere is almost free from weather disturbance, hence it is preferred by the pilots they are flying in aeroplanes। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी है ना, ये हाइट आपने देख ली, और ध्रुवों पर मोटाई ज्यादा है, विषुवत रेखा पर कम है, और आंधी, बादल, धूल, कण, दुनिया भर का सब यही मिलेगा। और मदर ऑफ पर्ल क्लाउड यहाँ मिलते हैं। ये आपका एनडीए का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहाँ मिलेंगे, मूलाभ में कहाँ मिलते हैं। याद रखिएगा इनका निर्माण होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में भैया, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में आपको O3 लेयर देखने को मिलेगी। O3 लेयर जिसको हम लोग आज डिप्लीशन का कारण बन रही है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ करती है, O3 लेयर को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज करते हैं, तो इसको हमने आपको बताया था डॉप्सन इकाई। कौन सी इकाई, डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है। डॉप्सन इकाई मत भूलिएगा। और इसकी खोज सबसे पहले 1985 के आसपास में बेसिकली ब्रिटिश मूल के लोगों ने करी थी। ये आपके कहाँ पे, ये जो आपका आर्कटिक रीजन है वहां पे इसकी जो है खोज करी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में O3 लेयर का होना क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगे। और आप देख रहे हैं कि ओजोन लेयर में किस तरीके से डिप्लीशन हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये निकलता है एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर वगैरह से
है ना। आप देख रहे हैं इसकी हाइट पर कितने हाइट पर मिलेगी। मध्य मंडल जो है धरातल से 32 से 60 किलोमीटर मध्य मंडल की बात कर रहे हैं। ओजोन परत पाई जाती है सूर्य की किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, सीएफसी, है ना, क्लोरीन वगैरह। और मोटाई को मापने के लिए डाप्सन इकाई का यूज किया जाता है, आपको मैंने बताया था। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है यदि प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो ये तुमको पॉइंट पॉइंट याद रखना है कि भाई 5 किलोमीटर की वृद्धि देखने को हमको मिलेगी प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई। तो इस तरीके से जो आगे का पोर्शन है, यानी हम लोगों ने ओजोन मंडल तक किया है। मेसोस्फेयर से हम अगला वीडियो नेक्स्ट जो है वीडियो लेंगे थर्ड, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और देखिए हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल आराम से पढ़ा रहे हैं। लेकिन कल से हमारा जो वीडियो जाएगा वो कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा। 1-1 घंटे के वीडियो हम बनाएंगे ताकि हम लंबा खींच सकें। तो आज टाइम काफी हो चुका है, सो इतना अगर आप इतना रिमेम्बर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यार वीडियो समझ में आ रहे हैं, चीजें अगर आपको 2x पे भी देख लो, अगर बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं नोट्स बना लो। और ये नोट्स आपको जो हमारे टेलीग्राम जो डिकोड डिफेंस है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप देखेंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये सब पीडीएफ आप वहां पे फ्री में मिल जाएंगी। तो है क्या कि यार अच्छे से पढ़ लो और थोड़ा सा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। और भी अपने फ्रेंड वगैरह को बता दो, फ्री में हम कंटेंट आपको दे रहे हैं। आप अगर लाइक लाइक कर दोगे, है ना, तो आप कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ विदाउट एनी कोई हमें कोई इससे कोई प्रॉफिट या कोई पैसा ऐसे का कोई इशू नहीं है ना। बस खाली एक अपना एक एंटरटेनमेंट है, अपना खुद का इन्हांस करना है। और पढ़ाने में मजा आती है भाई देखो, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।